हेलो दोस्तों, आई एम आशुतोष। तो मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो कि एड्स रेसिस का ही लेक्चर है। ठीक है, तो मुझे 1 मिनट देना। हाँ, तो आज आज का ही मेरा लास्ट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं चाहूँगा कि पूरा एड्स रेसिस आज कंप्लीट करने के लिए आज मैं पूरा एड्स रेसिस का सारा एड्रेसिंग मोड्स, उसके साथ साथ में जितना भी प्रोग्राम होगा जो कि एग्जाम में आने वाला होगा, जैसे कि मतलब पहला लैब का प्रोग्राम या फिर सेकेंड लैब का प्रोग्राम, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज ही मैं सारा कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद फिर आई थिंक मैं ना कर पाऊँ। ठीक है, तो और एग्ज़ाम के बाद पहले तो एग्ज़ाम होने वाला, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए एग्ज़ाम के बाद अगर मैं कर सकता हूँ तो करूँगा अकेले तो, पर लेकिन अभी ये लास्ट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था BIU बस इंटरफेस यूनिट के बारे में। ठीक है, तो 1 मिनट में इसका PDF खोल लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एग्जीक्यूशन यूनिट के बारे में बताया था, बस इंटरफेस यूनिट के बारे में बताया था। एग्जीक्यूशन यूनिट में मैंने जनरल पर्पज रजिस्टर के बारे में मैंने कवर किया हुआ है, फ्लैग भी मैंने कवर किया हुआ है, ALU भी मैंने बताया कि ALU नॉर्मल हम लोग का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कवर करता है। कंट्रोल यूनिट हमारा सब कुछ को कंट्रोल करता है जो भी हम लोग प्रोसेसर में चल रहा होता है। और ये इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होता है ये भी मैंने बताया था। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा एड्रेस कैलकुलेट करता है, कैसे करता है और इसका काम क्या। ये जो सेगमेंट्स है ना, मैंने ये नहीं बताया था, ये सेगमेंट आज डिस्कस करेंगे और ये वाला पार्ट आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आज हम बात करेंगे सेगमेंट्स के बारे में। ठीक है, हाँ, हमारे टोटल 4 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहले होता है CS, फिर होता है SS, फिर होता है DS, आप डायग्राम में चेक कीजिएगा, फिर होता है ES। एक और डायग्राम में आप देखोगे IP होता है, वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, वो सेगमेंट में नहीं आता। ठीक है, क्या होता है मैं बताऊंगा। CS का मतलब क्या होता है, ये होता है कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट। ठीक है, SS क्या होता है, ये होता है स्टैक सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। ठीक है, DS क्या होता है, ये होता है डेटा सेगमेंट। ठीक है, डेटा सेगमेंट। और ES जो होता है, ये होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, ऐसा ऐसे मेरे 4 सेगमेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है ना, इनका काम होता है मीन्स की एड्रेस के रेफरेंस, मीन्स की जो हमारा बेस एड्रेस होता है उसको स्टोर करना। ठीक है, जो मेरा कोड सेगमेंट होता है वो बेस जितने ये सारे ही लगभग बेस एड्रेस को ही स्टोर करते हैं। बॉटम एड्रेस, बॉटम एड्रेस मतलब क्या ना, सपोज ये मेरा एक मेमोरी है। 1 मिनट, बेस एड्रेस क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज कि ये मेरा एक मेमोरी है। ठीक है, ये मेरा है बेस एड्रेस, बेस एड्रेस। ये मेरा है टॉप एड्रेस, टॉप एड्रेस। ठीक है, तो सपोज मेरा कि जो डेटा है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंस होता है इससे हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसे बोलते हैं हम लोग ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट क्या होता है ना, बेस एड्रेस से मेरा डेटा जहाँ पे है वो कितनी दूरी पे है उससे हम ऑफसेट बोलते हैं। सपोज कि बेस एड्रेस मेरा है 0000 H। ठीक है, तो ये जो H लिखते हैं ना हम, ये हम हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। एक्चुअली में ये जो एड्रेस होता है, ये एड्रेस हमारा होता है 000000000000। ठीक है, एक्चुअली में ये 5 का होता है, तो 100000। ठीक है, ऐसे होता है हमारा। एक्चुअली में हम इसे हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, इसीलिए हम इसे 5 डिजिट में ही लिखते हैं। एक्चुअली में जब बाइनरी में देखा जाए तो ये इस तरीके से बन जाता है उसका एड्रेस। ठीक है, तो बेस एड्रेस से मेरा जो डेटा है, सपोज यहाँ पे मेरा डेटा है, डेटा सपोज कि मेरा है 20,000 लोकेशन पे। ठीक है, तो मेरा ऑफसेट हमेशा 5 डिजिट का होता है। ठीक है, इसे हमेशा याद रखिएगा। हाँ, हेक्साडेसिमल नंबर में। तो मेरा डेटा इतनी दूरी पे है, मतलब कि यहाँ से इतनी दूरी पे है, तो इसे हम ऑफसेट बोलते हैं। जहाँ पे देखो ये जो देखो ना, ये ठीक है, यहाँ पे डेटा है मेरा इतनी ऑफसेट पे है, तो ये जो बेस एड्रेस है ना, ये बेस एड्रेस मेरा स्टोर करते हैं CS, SS, DS एंड ES। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज कि बेस एड्रेस मेरा होता 1000, हम अभी बात करेंगे इफेक्टिव एड्रेस के बारे में।
मेरा देखो इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, इफेक्टिव एड्रेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेगमेंट एड्रेस इनटू 10h इनटू 10h प्लस ऑफसेट, ठीक है, प्लस ऑफसेट। सपोज कि यहाँ पे मेरा 00 देखो यहाँ पे 00 बेस एड्रेस है। सेगमेंट एड्रेस एक्चुअली में ये जब हम लोग सेगमेंट एड्रेस की बात करते हैं तो ये हमारा 4 नंबर का ही सेगमेंट स्टोर करता है, 4 डिजिट का। तो ये आपने 5 डिजिट इसीलिए देखा क्योंकि जब हम सेगमेंट एड्रेस की बात करते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे मैं एक सेगमेंट एड्रेस का भी बना देता हूँ, बेहतर होगा, ठीक है। सेगमेंट एड्रेस ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सपोज कि बेस एड्रेस है मेरा 4 डिजिट, ठीक है, 0000h। सपोज कि 000h मेरा सेगमेंट एड्रेस है। सेगमेंट एड्रेस 4 डिजिट का होता है, इफेक्टिव एड्रेस 5 डिजिट का होता है, ठीक है। तो इसे हमेशा याद रखिएगा। और जो ऑफसेट होता है, ये ऑफसेट देखो एक मिनट, अगर हम ऑफसेट की बात करें तो ये इससे हम काटते हैं, ये इसे हम इफेक्टिव लोकेशन बोलते हैं, इफेक्टिव लोकेशन, ठीक है। अगर हम ऑफसेट की बात करें तो सपोज यहाँ पे मेरा है 2000h, ठीक है, 2000h, और ये जो डिस्टेंस है ये हम बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है, 000 से 2000h। लेकिन ये जो 2000h होता है, ठीक है, इसका एक्चुअल एड्रेस होता है 20,000, ठीक है, इसका एक्चुअल एड्रेस होता है 20,000, ऑफसेट से इतना होता है, देखो, ठीक। मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है, आप लोग जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं फिर से बोलता हूँ। जो हमारा सेगमेंट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं बेस एड्रेस, ठीक है। बेस एड्रेस का मतलब ना वहां से जहां से कि मेरा एड्रेसिंग स्टार्ट होगा उसे हम बोलते हैं बेस एड्रेस, ठीक है। सपोज कि मेरा बेस एड्रेस है 0000h और मैंने ऑफसेट दिया है कि 2000h, तो मेरा इफेक्टिव एड्रेस होगा, सेगमेंट एड्रेस कितना है 0000h इंटू 10h प्लस ऑफसेट कितना है 2000h, तो मेरा इफेक्टिव एड्रेस कितना हो गया होगा, इफेक्टिव एड्रेस हो गया होगा 0 प्लस 2000 यानी कि 2000h हो गया होगा मेरा इफेक्टिव लोकेशन, ठीक है कि नहीं, एक्चुअल 2000 है इफेक्टिव लोकेशन, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली 5 डिजिट्स में होता है, तो इसके पहले हम 0 लगा देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 20,000 नहीं, 2000 है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे 0 लिया हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इफेक्टिव लोकेशन जब हम बेस एड्रेस को चेंज कर दें, मैंने यहाँ पे 00 लिखा था, इसलिए इफेक्टिव एड्रेस हमारा 2000 आ रहा था, ऑफसेट जितना आ रहा था उतना ही इफेक्टिव एड्रेस आ रहा था, है कि नहीं। कंफ्यूज मत हो जाएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बेस एड्रेस हम कुछ भी ले सकते हैं, उसके थ्रू में हमारा इफेक्टिव एड्रेस निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और चीज मैं बात करूंगा, उसमें आप जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। देखो, सपोज कि मैंने मेमोरी एड्रेस फिर से लिया, मेरा बेस एड्रेस है सपोज 1000, ठीक है, मेरा बेस एड्रेस है 1000 और जो मेरा ऑफसेट है, मेरा ऑफसेट है 2000, ठीक है। तो मेरा इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा ना, इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 1000 इंटू 10h इंटू 10h प्लस 2000, ये कितना हो जाएगा ना 12,000h, ये मेरा एक्चुअल एड्रेस होगा जहाँ पे कि मेरा डेटा स्टोर्ड है 12,000h। हमारा 2000 मेरा ऑफसेट है मानता हूँ, लेकिन मेरा जो अभी एक्चुअल एड्रेस होगा, एक्चुअल एड्रेस जो बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस होता है 12,000h। इसको ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम में गारंटी गिरेगा, अगर आप कॉलेज लेवल में दे रहे गारंटी क्वेश्चन गिरेगा इसके ऊपर कि आपको इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हमें 4 सेगमेंट में से कोई भी एक सेगमेंट का हमें एड्रेस दे देगा, जैसे कि यहाँ पे बेस एड्रेस दे दिया, सेगमेंट में एड्रेस स्टोर कर दिया, और हमें ऑफसेट दे देगा, ठीक है, ऑफसेट दे देगा, हमें कैलकुलेट करना होगा इफेक्टिव एड्रेस। तो इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो हम कौन से सेगमेंट के लिए कौन से मतलब कि किस रजिस्टर में हम ऑफसेट स्टोर करते हैं। अगर हम बात करते हैं डेटा सेगमेंट के बारे में, एक मिनट, हमारे एक मिनट, अगर हम बात करें सेगमेंट रजिस्टर के बारे में, सेगमेंट रजिस्टर, फिर हम बात करते हैं बेस रजिस्टर, बेस एड्रेस तो नहीं, पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर जो कि हमारा ऑफसेट स्टोर करेंगे, पॉइंटर या फिर ऑफसेट जिसमें स्टोर होता है, ऑफसेट जिसमें स्टोर होता है। अगर हम ईएस की बात करें तो ईएस यानी
एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्स्ट्रा सेगमेंट के जो ऑफसेट होते हैं उसे उसे हम नॉर्मली स्टोर करते हैं डी आई में डी आई। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो डी आई का मतलब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स। डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। फिर आता है डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं ऑफसेट के लिए, मैं बताऊंगा इसको जब मैं कोडिंग करूंगा तब मैं बताऊंगा। आप बस इसे याद रखिए, मैं जब कोडिंग करूंगा तब मैं बताऊंगा कि ऑफसेट कैसे क्या स्टोर होता है। ठीक है, आज अभी आगे मैं कोडिंग भी बताऊंगा। जो डेटा सेगमेंट होता है उसके लिए हम ऑफसेट स्टोर करते हैं, डीआई में स्टोर कर सकते हैं, एसआई में स्टोर कर सकते हैं, बीएक्स में स्टोर कर सकते हैं। ये मेरा बेस रजिस्टर है। और ये मेरा है क्या, ये मेरा सोर्स इंडेक्स है। सोर्स इंडेक्स हम इसे बोलते हैं। बेस रजिस्टर हमारा दो प्रकार के होते हैं। बेस रजिस्टर एक होता है बीएक्स, एक होता है बीपी। ठीक है, बीपी को हम लोग बेस पॉइंटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे मत भूलिएगा। ये सोर्स इंडेक्स होता है। सोर्स इंडेक्स ये होता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स मैंने भी बोला था। और फिर आता है मेरा स्टैक सेगमेंट। स्टैक जिसे हम बोलते हैं स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट का जो ऑफसेट होता है हम कहाँ स्टोर करते हैं, ये हम स्टोर करते हैं बीपी में। बीपी या फिर एसपी। एसपी को हम बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। ठीक है, बीपी को हम लोग बोलते हैं बेस पॉइंटर। ठीक है, बेस पॉइंटर। चलो, फिर आता है हमारा सीएस। सीएस क्या करता है ना, सीएस का क्या, कोड सेगमेंट का ऑफसेट कहाँ स्टोर होता है, और कोड सेगमेंट का ऑफसेट स्टोर होता है आईपी में, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है। तो अभी आप लोग जो इसका आर्किटेक्चर होगा उसे देखिएगा। ये देखो, ये जो एसपी बीपी एसआई डीआई है, ये क्या करता है ना, ये ऑफसेट स्टोर करता है। और ये जो पार्ट होते हैं, जो पहले चार पार्ट, ये पहले चार पार्ट क्या स्टोर करते हैं ना, ये पहले चार पार्ट हमारा बेस स्टोर करते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज हमारा क्या करता है, ये चीज हमारा एड्रेस कैसे कैलकुलेट करता है। पहले ये सेगमेंट रजिस्टर के पास जाएगा, उससे बोलेगा कि अरे बाप रे सुन, तू मुझे बेस एड्रेस दे, ताकि मैं जानूंगा कि बेस क्या है। वो पहले बेस एड्रेस देगा, फिर बेस एड्रेस देने के बाद फिर वो यहाँ पे जाएगा इन लोगों के पास, बोला कि अरे बच्चों सुन, तू मुझे जो ऑफसेट है वो दे, ताकि मैं कैलकुलेट करूँ। फिर ये क्या करेगा, फिर ये एड्रेस कैलकुलेट करेगा, फिर ये उस एड्रेस पे जाके डेटा फेच करके इंस्ट्रक्शन क्यू में लाके स्टोर करेगा। फिर इंस्ट्रक्शन क्यू से फिर आएगा एग्जीक्यूशन यूनिट में, फिर एग्जीक्यूशन यूनिट में आके फिर एलयू या फिर कुछ भी ऑपरेशन करेगा। फिर फ्लैग्स में उसी तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाता है। अगर कुछ भी ऑपरेशन होता है, जैसे कि कैरी फ्लैग हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो लोग अपने आप अपडेट होते हैं हमारा रिजल्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो फ्लैग क्या है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, तो मैं फ्लैग डिस्कस और नहीं करने वाला हूँ। इंस्ट्रक्शन क्यू भी बता दिया। अब आपको थोड़ा तो क्लैरिटी हो गया होगा कि ये एक्चुअली में आर्किटेक्चर है क्या। मैंने इस पूरे आर्किटेक्चर को मैंने डिफाइन कर दिया। तो हो सकता है कि आपको ये पूरा आर्किटेक्चर ही डिजाइन करने के लिए, या फिर आपको बोले आपको कुछ में से कुछ चीज़ें पूछ दे, जैसे कोड सेगमेंट क्या है, डेटा सेगमेंट क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज जो भी पढ़ाऊंगा एग्जाम में उसमें से गारंटी तो नहीं बोल सकता, 6 मार्क्स के आसपास गारंटी गिर जाएगा। गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 6 मार्क्स के आसपास गिरने की संभावना है आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिएगा। चलो, हाँ, तो ये क्या, मैंने सेगमेंट बता दिया, पॉइंटर ऑफसेट बता दिया। अब इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ अगर आपको काम आए। ठीक है, डेफिनेशन तो यूज लिख देता हूँ। सपोज अगर मैं सीएस की बात करूँ कोड सेगमेंट की, तो कोड सेगमेंट क्या होता है ना, इट इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग कोड सेगमेंट where the program is stored। ठीक है, फिर बात करते हैं डीएस के बारे में। ये किस लिए यूज होता है ना, यूज्ड टू एड्रेस डेटा सेगमेंट। ठीक है, ऑफ द मेमोरी वेयर डेटा स्टोर्ड। फिर बात करते हैं ईएस के बारे में। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको बस आप मतलब कि दिमाग में रख लीजिएगा। मैं इसको अगर डीप में जाऊंगा तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि लेक्चर बड़ा हो।
ठीक है, क्योंकि ये डीप में आपको कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ आपको सिर्फ एक ही लाइन अगर कोई पूछेगा तो पूछेगा कि ये सब यूज़ किया, बस इसलिए मैं डीप में नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो जितना दिया हुआ बस उतना ही बस दिमाग में रख लीजिए कि ये मेरा क्या स्टोर करता है ना, बेस एड्रेस स्टोर करता है किसका ना, जहाँ पे प्रोग्राम स्टोर है। इस तरीके से इसको मतलब दिमाग में रख लीजिएगा कि इसमें गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, तो मैं डीप में नहीं जा सकता। ठीक है, तो अभी इसकी बात करता हूँ, तो यूज हो जाएगा, ये इसकी किस लिए होता है ना, यूज टू एड्रेस एड्रेस यूज एड्रेस एक्स्ट्रा सेगमेंट, यूज एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टैक सेगमेंट के बारे में। स्टैक सेगमेंट क्या करता है ना, यूज्ड फॉर एड्रेसिंग ठीक है, स्टैक सेगमेंट ठीक है, द स्टैक सेगमेंट इज यूज्ड टू स्टोर स्टैक डेटा। ठीक है, चलो आप लोग बस इसे याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि शायद एक मार्क आप पूछ रहे। ठीक है, उतना चांसेस तो नहीं है, फिर भी इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें से प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जा सकता है। हाँ, इफेक्टिव एड्रेस जरूर पूछेगा, गारंटी है कि पूछेगा। ठीक है, तो उसे हमेशा याद रखते जाइए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कूदेंगे कोड में। ठीक है, कोडिंग कैसे करते हैं। कोडिंग से पहले जो कोडिंग में यूज होते हैं एड्रेसिंग मोड्स, उसको जानेंगे। एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, उसे जानेंगे एड्रेसिंग मोड्स कैसे क्या होते हैं। तो उसके पहले मैं आपको पहले एक कीवर्ड बता दूं, जैसे कि आप जावा में कीवर्ड जानते हैं, उससे कि यहाँ पे भी एक कीवर्ड बता देता हूं, जिसे बोलते हैं मूव क्या करता है ना, सपोज अगर मैं लिखूं मूव ax, bx, आपको ये अभी ना समझ में आए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर मैं लिखूं मूव ax, bx, ठीक है, तो क्या होगा ना, मूव का मतलब होता है कि जो bx, देखो ये जो ना, इसे हम बोलते हैं ऑपकोड। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से बता रहा है कि हमें करना क्या है। और ये जो दो पार्ट होते हैं इसे हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, और ये जो होता है ये हम बोलते हैं डेस्टिनेशन ऑपरेंड। इसे हम बोलते हैं सोर्स ऑपरेंड। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं ना, अगर हम मूव ax, bx लिख दें तो bx में जो कंटेंट होता है वो ax में स्टोर होता है। मैंने आपको बताया था कि bx क्या है, bx एक रजिस्टर है, ax भी एक रजिस्टर है। ठीक है, दोनों का कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ही होगा। तो उसमें जो डेटा, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि bx में डेटा नहीं रहेगा, bx में भी डेटा रहता है, बस ये कॉपी कैट हो जाता है, मतलब कॉपी होकर यहाँ पे स्टोर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एड्रेस रिलेशन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड क्या होता है ना, हम यही चीज करेंगे जो यहाँ पे मैंने बताया, हम यही चीज करेंगे, बस अलग अलग मेथड में करेंगे। ठीक है, अलग अलग वे में करेंगे। तो एड्रेसिंग मोड और कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ वे इन विच द ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड। मतलब कि इंस्ट्रक्शन का कोई भी एक ऑपरेंड ये किस तरीके से स्पेसिफाई किया गया है, बस वही चीज है एड्रेसिंग मोड। ठीक है, चलो एड्रेसिंग मोड में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एड्रेसिंग मोड जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो कोड में है वो 8 प्रकार का दिया है, वो 8 प्रकार हमारा 4 प्रकार से ही डिराइव होके आया है। ठीक है, तो हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे बुक में है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगा फिर भी, जैसे कि पहला है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये कोर्स में है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। दूसरा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, फिर तीसरा है मेमोरी एड्रेसिंग मोड। ठीक है, मेमोरी एड्रेसिंग मोड में हमारे जो मोड्स होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। ठीक है,
फिर होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड। फिर होता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड। फिर होता है बेस एड्रेसिंग मोड, बेस एड्रेसिंग एड्रेसिंग मोड, ठीक है। फिर होता है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इसमें हमने कितना देखा, थर्ड नंबर में हमारे 1 2 5 होते हैं, ठीक है। फिर आता है फोर्थ नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसके अंदर भी 3 सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये 3 होते हैं। जैसे कि इसमें जैसे ये 3 है ना, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस एड्रेसिंग मोड, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, तो उस तरीके से रिलेटिव के भी यही 3 होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके 3 और इसके 3 सेम, ऐसा नहीं होता। मेमोरी एड्रेसिंग मोड में हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स मेमोरी एड्रेसिंग मोड, बेस मेमोरी एड्रेसिंग मोड, बेस इंडेक्स मेमोरी एड्रेसिंग मोड। लेकिन रिलेटिव में इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, बेस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। बस नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे एरो पॉइंट कर दिया, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब डायरेक्ट चलो कूदते हैं पहले एड्रेसिंग मोड में, जिससे हम बोलते हैं कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। पहला है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अच्छा मैं पहले बता देता हूँ कि हमारे एक्चुअली कोर्स में क्या क्या है उस एड्रेसिंग मोड से, ठीक है। पहले तो हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट है 1 2। ये जो मेमोरी है ना इसके अंदर, ये इसको 3 मत गिनिए, इसके अंदर है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड 4, 3 नंबर पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हमारे बुक में है, 4 इनडायरेक्ट भी है, 5 इंडेक्स है, 6 बेस एड्रेसिंग मोड है, 7 बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, और 8 नंबर पे हमें रिलेटिव एड्रेसिंग मोड बेस इंडेक्स पे बेस दिया हुआ है। मतलब कि बेस इंडेक्स का रिलेटिव एड्रेसिंग मोड हमारे कोर्स में है। लेकिन आपको तीनों पढ़ना होगा क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो इस तरीके से हमें मेंशन तो किया है, लेकिन हम यूज़ तीनों का करते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इंडायरेक्ट बोला जाता है, मैं अभी तक मैं जितना ही बोला आपको सब पढ़ना, ठीक है। चलो पहले आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है ना, हम यहाँ पे एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में कंटेंट को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर तो नहीं करते हैं, कॉपी कैट बोलते हैं इस तरीके, कॉपी कैट करते हैं, ठीक है। कैसे होता है देखो, आपको पता होगा कि जब हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शन मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स, तो ये दोनों ऑपरेंड है, मैंने आपको बोला था कि ये दोनों ऑपरेंड है। ये मेरा है डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ये मेरा है सोर्स ऑपरेंड। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब होता है कि ऐसा मोड जिसमें कि मैं एक रजिस्टर को यूज करके उस दूसरे रजिस्टर में मैं डेटा ट्रांसफर करूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इसका मैं कुछ डेफिनेशन इसका मैं लिख देता हूँ कि इसमें होता क्या है। हियर डेटा इज स्टोर्ड, क्योंकि आपको पूछ सकता है कि डायरेक्ट पूछता है कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या है, क्योंकि ये आज का लेक्चर में बता दे रहा हूँ, इसमें 6 मार्क आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंप्लीट आप देख सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आज पूरा डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हियर डेटा इज स्टोर्ड इन अ रजिस्टर, इन अ रजिस्टर एंड referred using particular register, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही इसमें करोगे। चलो here data is stored in a register and referred using the particular register, particular register,
ठीक है, तो अब हम इसे कोडिंग के थ्रू समझते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बेस रजिस्टर के बारे में बताया था कि हम जो भी करते हैं बेस रजिस्टर के यूज करके ही करते हैं। हम पहले बेस रजिस्टर को स्टोर करते हैं, ठीक है, पहले बेस रजिस्टर को स्टोर किया जाए। कैसे करेंगे ना, मूव मैंने बताया था कि मूव क्या करता है ना, हमारे जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को लेके दूसरे एड्रेस में स्टोर करता है, फिर उस एड्रेस के कंटेंट को दूसरे एड्रेस में लेके स्टोर कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ मूव AX, 000 420H, तो इसका मतलब कि 0000 जो है अभी वो हेक्साडेसिमल नंबर है, अभी वो हेक्साडेसिमल नंबर है, वो AX में स्टोर हो गया। फिर हम जब मूव DS का मतलब होता है डेटा सेगमेंट। आप स्टैक सेगमेंट भी ले सकते हैं, आप एक्स्ट्रा सेगमेंट भी ले सकते हैं, CS भी ले सकते हैं। मैंने DS लिया हुआ डेटा सेगमेंट क्योंकि मैं अभी डेटा ऑपरेशंस करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने डेटा सेगमेंट लिया हुआ। तो नॉर्मली आप डेटा सेगमेंट ही लें, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मूव DS, AX, मूव DS, AX, मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने डेटा सेगमेंट को, पूरा डेटा सेगमेंट का जो बेस है मैंने वो 0000 सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब सपोज कि मैं करूँ मूव AX, सपोज कि 1 2 3 4 AX में मैं सपोज देता हूँ 1 2 3 4H। ठीक, 1 2 3 4H मतलब कि मैंने हेक्साडेसिमल नंबर, मैंने एक नंबर है 1 2 3 4, एक नंबर है हेक्साडेसिमल, उसे मैंने AX में स्टोर किया। अब अगर मैं करूँ मूव BX, AX, ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ मतलब कि AX की जो कंटेंट है मैंने उसे BX में मूव कर दिया। फिर मैंने क्या किया ना, हल्ट कर। हल्ट क्या करता है ना, हमारे जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे हम क्लोज करते हैं। जावा में भी हम नॉर्मली, जावा में तो हम क्लोज लिखते नहीं है, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम लोग क्लोज या फिर कुछ भी करते हैं, हर एक प्रोग्राम में होता है। ठीक है, तो इसमें हमने हल्ट लिखा। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा रन करके चेक करते हैं। देखो, जब हम इसे एम्यूलेट करेंगे तो एक चीज़, मैं इसे सिंगल स्टेप रनिंग करूँगा। ठीक है, पहले मैं इसे एक काम करता हूँ, सिंगल स्टेप रन करता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको रन करूँ, देखो पहला स्टेप, देखो ये रन हो गया, पहला स्टेप में ये रन हो गया। एक्स जो है मेरा 000 मैंने सेट कर दिया, देखो एक्स मेरा इनिशियली 00 है। फिर मैंने सिंगल स्टेप रन किया, देखो मेरा DS मेरा DS मेरा 00, एक मिनट DS कहाँ गया, देखो ये मेरा DS, देखो यहाँ पे 00 हो गया। मैंने यहाँ पे DS को डेटा सेगमेंट को मैंने 0 सेट कर दिया, देखो ब्लू हो गया कि नहीं। ठीक है, अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, जो येलो पे है, जो येलो पे है वहां पे मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होगा। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का क्या काम होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम होता है कि उस लाइन को पॉइंट करना जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, तो इनिशियली ये मेरा क्यू में है, अब ये एग्जीक्यूट होगा मूव एक्स, 1 2 3 4H। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, देखो एक्स मेरा चेंज हो गया, एक्स मेरा 1 2 3 4 हो गया जब मैंने उसको चेंज किया। ठीक है, जब मैंने एक्स को इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, एक्स देखो, एक्स यहाँ ये एक्स है कि नहीं, ये मेरा एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1 2 3 4। फिर मैंने क्या किया, मूव BX, एक्स, यानी कि एक्स के कंटेंट को मैंने मूव BX में डाल दिया। अब देखो इनिशियली BX क्या है, इनिशियली BX 00 है, तो जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, देखो BX में भी सेम कंटेंट आ गया जो कि मेरा एक्स में था। ठीक से देखना, जब मैंने उस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, BX में सेम कंटेंट आया जो कि मेरा एक्स में था। फिर मैंने जब सिंगल स्टेप रन किया तो मेरा हॉल्ट हो गया, यानी कि मेरा एग्जीक्यूट बंद हो गया। समझ में आया? तो ये चीज़ होता है। अब मैं इसको देखूंगा, चेक करूंगा कि चेक तो नहीं, इफेक्टिव एड्रेस बताऊंगा जब इफेक्टिव एड्रेस इंडेक्स इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे इफेक्टिव एड्रेस की बात। ठीक है, तो ये होता है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम एक रजिस्टर को यूज करके दूसरे रजिस्टर में हम डेटा स्टोर करते हैं। समझ में आया? ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फिर हम बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है ना, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का होता है मतलब होता है कि सेकंड आता है इमीडिएट एड्रेसिंग एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू देते हैं। जैसे कि इसमें मैंने मूव एक्स, BX किया, इसमें हम ऐसा नहीं करते, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू देते हैं। मूव AX, 1 2 3 4H, मूव BX, मूव यहाँ पे मूव लिखना, मूव BX, 3 5 4 5H। ठीक है, मैंने इसमें डायरेक्ट वैल्यू दिया, मैंने किसी भी रजिस्टर के हेल्प नहीं दिया, रजिस्टर का हेल्प मैंने नहीं लिया हुआ, मैंने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू, जैसे हम लोग बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसे भी मैं रन कर देता हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ पे BX, AX की जगह पे मैं यहाँ पे दे दूँ 3 4 5 6H। ठीक है, तो ये मेरा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो जाता है। जब मैं इसे इम्यूलेट करूँगा, देखो
आप लोग नया नया जब सीखोगे तो आप सिंगल स्टेप करना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो पहले लाइन पे मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, जब मैं इसको रन करूंगा पहला लाइन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पे मेरा डीएस, देखो डीएस मेरा देखो यहाँ पे ब्लैक है, यानी कि डीएस अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। डेटा सेगमेंट मेरा यहाँ पे डेटा सेगमेंट क्या है 0100 है, अभी डेटा सेगमेंट मेरा 00 सेट नहीं हुआ। देखो अब जब सिंगल स्टेप रन करूँगा देखो डेटा सेगमेंट मेरा 00 सेट हो गया, यानी कि बेस जो बेस एड्रेस है वो 00 सेट हो गई। देन अगेन जब मैं सिंगल स्टेप रन करूँगा देखो सिंगल स्टेप रन होने के बाद मेरा AX एडिट हो गया, AX से मेरा 1 2 3 4 आ गया। अब मेरा जो पॉइंटर है यहाँ पे है, BX यहाँ पे है। अब जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तब मेरा BX में क्या चला जाएगा 3 4 5 6 चला जाएगा। तब मैं इसको क्या करता हूँ एक और बार एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो 3 4 5 6 आता है। फिर अगर मैं एक और बार रन करूंगा तो अभी हॉल्ट हो जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करते हैं मतलब कि एक्यूमुलेटर फिर किसी भी रजिस्टर में। ठीक है, हो गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड में, जिसे हम लोग बोलते हैं मेमोरी एड्रेसिंग मोड। मेमोरी एड्रेसिंग मोड के लिए मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेमोरी एड्रेसिंग मोड से नहीं अंदर बहुत सारे एड्रेसिंग मोड आते हैं, इसलिए मैं थर्ड में लिख रहा हूँ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। हमेशा याद रखिए अगर एग्जाम में पूछेगा कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बेसिस पे लिखने के लिए तो आप डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड के बेसिस पे लिखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग रजिस्टर में सपोज मेरा एक रजिस्टर मूव एक्स, रजिस्टर में हम लोग एड्रेस को स्टोर करते हैं। एड्रेस यानी सपोज मैंने दे दिया 2000H। ठीक है, मैंने दे दिया 2000H। तो मैंने अभी मैं जब रन करूंगा तब मैं जब 2000H पे मैं वैल्यू दूंगा तो वो क्या करेगा ना, वो चीज मेरा एक्स में जाके स्टोर कर देगा। ठीक है, तो एक्चुअली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है ना, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम एड्रेस को स्टोर करते हैं। हम बोलते हैं एक्स को कि मेरा जो भी 2000H में डेटा होगा, आप उस एड्रेस से जो डेटा होगा उस एड्रेस से डेटा लाके आप एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दीजिए। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कैसे होगा। सपोज मैंने इसे चेक किया, मैंने अपना एक्स को डेटा सेगमेंट को मैंने 00 इनिशियली सेट किया हुआ है। मैं जब इसमें लिखूँ 2000H, ठीक है 2000H लिखा, फिर मैं हॉल्ट कर दिया, मैं भी कुछ नहीं कर। ठीक है, मैं जब इम्यूलेट करूंगा तो हमारा इनिशियल देखो इनिशियल बेस एड्रेस क्या है 0000 है, और हमें क्या करना है ना, जो 2000H पे डेटा है वो जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाना चाहिए। हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो 2000H में तो इनिशियली 00 होगा। ठीक है, इनिशियली 00 होगा, तो हमें पहले 2000H पे पहुंचना होगा, तब हम जाके मतलब कि उसमें डेटा स्टोर कर पाएंगे। देखो 2000H मैंने तो दे दिया, लेकिन 2000H में इनिशियल वैल्यू क्या होगा 00 होगा ना, मैंने थोड़ी इसमें कोई वैल्यू स्टोर किया हुआ पहले से जो कि जाके एक्स में स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए पहले मुझे 2000H पे जाना होगा, वैल्यू देना होगा, तब वो जाके एक्स में स्टोर हो पाएगा। तो पहले बेस एड्रेस क्या है 00 है, तो ये जो देख रहे हैं स्टार्टिंग के 4 ये बेस एड्रेस बोलते हैं जैसे हम पहले चेंज करेंगे 0000 पे, क्योंकि हमने बेस एड्रेस 0000 दिया हुआ है। फिर हम इसे चेंज करेंगे 2000 देंगे, जो कि मेरा इफेक्टिव एड्रेस मतलब कि जो जिसे हम बोलते हैं ऑफसेट। राइट साइड में जो है ऑफसेट, लेफ्ट साइड में जो है बेस एड्रेस है। ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, मैंने आपको बताया था इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू बेस एड्रेस इनटू 10H प्लस ऑफसेट, यानी कि मेरा इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 02000। जब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, देखो मेरा जो इफेक्टिव एड्रेस है इसे चेक करो, ये हो जाएगा 02000, ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। अब मैं जब इसमें डेटा स्टोर करूंगा, देखो हम इससे डेटा स्टोर दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ना, पहली बात कि यहाँ पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करके वर्ड में जाके हम हायर वैल्यू सपोज कि मैं देता हूँ 11, लोअर वैल्यू में देता हूँ 12, और फिर मैं इसे काट देता हूँ। ठीक है, तो हम इस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं। और एक वे है मैं बताऊंगा, पहले एक वे को समझो। ठीक है, जब हम ऐसे किए तब 2000 पे क्या आ गया 12 आ गया, 2001 पे 11 आ गया। 2001 पे 11 आने का मतलब क्या होता है ना, हमारा जो रजिस्टर होता है एक्स, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एच, एक होता है एल। मैंने इसे बताया हुआ था। एच क्या करता है ना, हायर 8 बिट को स्टोर करता है डेटा, हायर 8 बिट डेटा को स्टोर करता है, और जो एल होता है वो लोअर 8 बिट डेटा को स्टोर करता है। तो लोअर 8 बिट डेटा का मतलब क्या होता है ना, लोअर 8 बिट डेटा का मतलब होता है ना राइट साइड के, देखो हम लोग 4 डिजिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट के जो दो नंबर्स हैं उसे हम बोलते हैं लोअर बिट, और जो लेफ्ट के तो दो नंबर्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हायर बिट। ठीक है, तो जो
2000 है, 2000 पे मेरा लोअर बिट स्टोर होगा, ठीक है। जब हम लोग 2000 पे डबल क्लिक करके देखो, यहाँ पे डबल क्लिक करके तब मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया, तो जो ये एल है ना, ये मेरा कहाँ का है बोलो तो, ये मेरा है 2000 का। जब जो ये 11 है ये स्टोर होगा 2001 में, क्योंकि ये हायर बिट स्टोर करेगा। एक एड्रेस, ये जो एक एड्रेस ना, एक एड्रेस से सिर्फ 8 बिट डेटा ही स्टोर हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आया? चलो, जब हम इसे रन करेंगे सिंगल स्टेप रन, तो पहली बार में क्या होगा ना, x 00 रहेगा, ठीक है, चलो 00 हो गया। फिर डेटा सेगमेंट मेरा इनिशियली 00 होगा, अभी डेटा सेगमेंट 00 हो गया, ठीक है, डेटा सेगमेंट 00 हो गया। देखो यहाँ पे, उसके बाद फिर अभी क्या होगा ना, ax में जो 2000 h पे जो वैल्यू है वो ax में कॉपी हो जाएगा। तो 2000 h में मैंने वैल्यू क्या दिया था, 1112। अब मैं इसे फिर सिंगल स्टेप रन करूंगा, क्या आ गया, x में क्या आ गया, 1112 आ गया। और फिर मैं जब सिंगल स्टेप रन करूंगा हॉल्ट हो जाएगा। तो अभी हम जाके वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ पे अभी वैल्यू है कि नहीं। 0 हो गया, ठीक है, देखो 2000, ठीक है, देखो यहाँ पे भी वैल्यू है, एक्यूमुलेटर में भी वैल्यू है। ट्रांसफर नहीं होता इसमें डाटा कॉपी होता है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ से मेरा डेटा कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। ये देखो, ये 12 मेरा लोअर बिट है, ये 12 मेरा लोअर बिट में चला गया, 11 मेरा हायर बिट है, तो 11 मेरा हायर बिट में चला गया। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड में, ठीक है, नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड, मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही लिख देते हैं। एड्रेसिंग मोड तो फिर एग्जाम में आएगा तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने मेमोरी बताया था, मेमोरी आया नहीं, इनडायरेक्ट मेमोरी आया नहीं, तो फिर आप छोड़ते जाओगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड यानी कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पूछेगा तो आप लोग यही चीज़ करना, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इसी वे में सॉल्व करना, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है ना, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग 3 रेफरेंस का यूज करते हैं। हम लोग एक bx को यूज करते हैं, ठीक है, फिर एक si को यूज करते हैं और एक di को यूज करते हैं, 3 रेफरेंस को। और फिर इसका यूज करके हम एड्रेस स्टोर करते हैं। नहीं समझ में आया ना? देखो पहले तो सपोज मैंने सोर्स इंडेक्स लिया si में मैंने स्टोर कर दिया, सपोज मैं मूव कर रहा हूँ, मूव si 2000h, मैंने यहाँ पे 2000h मैंने si में स्टोर कर दिया। अब जब मैं बोलूँ मूव ax ब्रैकेट में si, ब्रैकेट का मतलब होता है कि एड्रेस, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो जब मैं ब्रैकेट में ऐसा दे देता तो अब ये एड्रेस बन गया। इनिशियली ये वैल्यू स्टोर कर रहा था, लेकिन जो वैल्यू था अब वो एड्रेस बन गया ऐसा ही। अब वो एड्रेस में जो डेटा होगा वो मेरा एक्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, अब एक रजिस्टर का यूज करके हम दूसरे रजिस्टर में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। उस रजिस्टर के जो वैल्यू है उसको, वो जो अभी ये मेरा ऑफसेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑफसेट है इसका यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अब हम यही चीज करेंगे। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जाने से पहले मैंने एक चीज बताने के लिए बोला था, वो चीज मैं भूल गया था। सपोज कि मैं यहाँ पे जो मेरा डेटा सेगमेंट है उसका मैं जो बेस एड्रेस है मैं चेंज कर दूँ, 1000h कर दूँ, तब मुझे बताओ कि जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो क्या हो। 1000 इंटू 10 प्लस 2000 मेरा ऑफसेट है, इफेक्टिव एड्रेस होगा। यानी कि मेरा जो डेटा अभी कॉपी होगा वो कहाँ से होगा, वो डेटा मेरा 2000h से कॉपी नहीं होगा, 2000h से कॉपी नहीं होगा, अब वो 12000h से कॉपी होगा। देखो मैं इसे करके बताता हूँ। जब मैं इसे इम्यूलेट कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया था, मैंने इसे 0000 सेट किया था, सेट करने के बाद मैंने इसे 2000 दिया था। यानी कि देखो ये लोकेशन क्या है, 02000 02000। जब मैं इस पर वैल्यू दूँ, सपोज डबल क्लिक करूँ और यहाँ पे आके मैं इसे वैल्यू दूँ 1111, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँ, आप इसे डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं। जब मैं इसको रन करूँ तो रन करने के बाद देखो एक्स मेरा एडिट नहीं हुआ, एक्स में मैंने 2000h से वैल्यू स्टोर किया लेकिन एक्स एडिट नहीं हुआ। क्यों एडिट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने बेस एड्रेस को ही चेंज नहीं किया था। अभी मेरा इफेक्टिव एड्रेस जो बन जाएगा वो 12000h बन जा रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगा ना, इससे पहले बेस एड्रेस को चेंज करूँगा 1000h, ठीक है, और ऑफसेट क्या दूंगा 2000। जब मैं इसको एंटर मारूँ, देखो ये जो एड्रेस है ये 12000 बन जा रहा है, ठीक है, 12000। यानी कि अब मेरा डेटा स्टोर हो रहा है 12000, ठीक है, एक्चुअल एड्रेस 12000 है। तो अब मैं यहाँ पे जब डेटा दूँ, तो मैं यहाँ पे डेटा हूँ 1112, ठीक है, डेटा दिया अब मैंने। अब मैं जब इसको रन करूँ, फाइनल रन कर देता हूँ, देखो 1 मिनट, अच्छा मुझे एक और बार रन करना होगा, 1 मिनट।
मैं इसमें सपोज देता हूँ 1000 बेस एड्रेस देता हूँ, और यहाँ पे देता हूँ मैं 2000 ऑफसेट। ठीक है, जब मैं यहाँ पे डेटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे जब मैं डेटा दूँ 1112, ठीक है, दे दिया मैंने। अब जब मैं इसको रन करूँ तो देखो अब जाके मेरा AX में वैल्यू आके स्टोर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से मेरा जो इफेक्टिव एड्रेस है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी इफेक्टिव एड्रेस में गलती मत करके आना, गारंटी है क्वेश्चन की। ठीक है, चलो तो इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम क्या करते हैं ना, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम एक स्टैक इंडेक्स का यूज करते हैं। स्टैक इंडेक्स बोल रहा हूँ, सोर्स इंडेक्स या फिर डेस्टिनेशन इंडेक्स या फिर बेस, कोई भी बेस रजिस्टर का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बीपी को छोड़ के आप सिर्फ BX का यूज कर सकते हैं। तो स्टैक सोर्स इंडेक्स में हम क्या करेंगे ना, सपोज कि मैं 2000 स्टोर करूँ, 2000 डेसिमल स्टोर करूँ। अब जो मैंने नीचे 2000 दिया हुआ था, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं SI लिख दूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि आप इसे 00 ही लें ताकि आप कंफ्यूज ना नहीं होंगे कोडिंग करते समय। ठीक है, अब मैं इसे जब इम्यूलेट करूँगा, अभी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, अब मैं इसे लेता हूँ 0000। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2000। 00 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैंने बेस एड्रेस 00 सेट किया हुआ है। अब मैं 2000 क्यों लिया ना, 2000 मेरा ऑफसेट है, SI को मैंने ऑफसेट के थ्रू में यूज किया गया है। ठीक है, तब अब यहाँ पे मैं पहुँच गया। अब इसमें डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अभी डेटा स्टोर करूँगा। सपोज कि यहाँ पे मैं दे दूँ 111। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूँगा, देखो मेरा AX में क्या आ गया, 1112 आ गया। कैसे आया ना, SI क्या है, SI को मैंने अभी ऑफसेट दिया हुआ है और SI को मैंने AX में स्टोर किया। मैं बोला कि SI ऑफसेट पे जो भी डेटा होगा मेरा AX में आ जाना चाहिए, तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे। अब हम जब यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे उस एड्रेस पे 0000 और इसे मैं चेक करता हूँ 2000। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेटा है, यहाँ से डेटा कॉपी हो गया एक्यूमुलेटर। समझ में आ गया। चलो, ये मेरा था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड पे, जो कि है मेरा बेस्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, बेस एड्रेसिंग मोड, एक मिनट, बेस एड्रेसिंग मोड। बेस एड्रेसिंग मोड में हम क्या करते हैं ना, बेस रजिस्टर्स का यूज करते हैं। बेस रजिस्टर्स एज अ ऑफसेट, मतलब बेस रजिस्टर में हम अभी ऑफसेट सेट करेंगे। जिसके पहले जो मैंने इनडायरेक्ट बताया था, इनडायरेक्ट में हम 3 रजिस्टर्स का यूज करते हैं ऑफसेट सेव करने के लिए। एक था BX, एक था स्टैक सोर्स इंडेक्स, एक था डेस्टिनेशन इंडेक्स। 3 रजिस्टर का यूज किया। लेकिन अभी बेस एड्रेसिंग मोड में हम सिर्फ 2 का यूज करेंगे, जो कि है बेस रजिस्टर्स का यूज करेंगे। बेस रजिस्टर्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं BX और BP। मैंने बताया था, BP होता है बेस पॉइंटर, BX होता है बेस एक्यूमुलेटर, बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था ना, BX को ऑफसेट के थ्रू हम किस में यूज करते हैं, BX को ऑफसेट के थ्रू हम लोग डेस्टिनेशन डेटा सेगमेंट पे यूज कर सकते हैं और BP को हम लोग स्टैक सेगमेंट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे ना, ये जो मैं SI लिखा हुआ है इसके जगह पे मैं लिखूंगा BX, अरे यार BX। ठीक है, और इसकी जगह मैं लिखूंगा BX। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूं, देखो मैंने बेस रजिस्टर का यूज किया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, चलो हो गया। अब मैं जो यहाँ पे डेटा स्टोर करूंगा, सपोज कि यहाँ पे मैं डेटा स्टोर करता हूँ 1112, सेम डेटा लेते हैं। ठीक है, चेंजेस ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा, देखो अभी AX में डेटा आ गया। ठीक है, देखो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से सिंगल स्टेप रन करते हैं। इम्यूलेट किया, इम्यूलेट करने के बाद मेरा 0000, ठीक है, 2000 एंटर। ठीक है, एंटर किया। अब इसको यहाँ पे मैंने गया, यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे डेटा स्टोर करना चाहिए 1112 किया मैंने। चलो इतना करने के बाद मैं जब इसको सिंगल स्टेप रन करूँ, देखो सिंगल स्टेप रन में पहली बार मेरा AX 00 होगा, AX 00 हो गया। चलो अभी डेटा सेगमेंट मेरा 00 होगा। देखो डेटा सेगमेंट इनिशियली क्या है 0100, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो DS लिखा हुआ, DS लिखा हुआ यहाँ पे 0100। जब मैं एक और सिंगल स्टेप रन करूँ, देखो मेरा डेटा सेगमेंट 00 हो गया, ब्लू उठ के 00। और एक सिंगल स्टेप जब रन करूँ तो देखो मेरा BX 2000 हो चुका होगा। देखो BX कहाँ गया, देखो यहाँ पे BX 2000 हो गया। फिर जब सिंगल स्टेप और एक रन करो, तो सिंगल स्टेप रन होने का मतलब क्या हो गया कि जो BX एड्रेस यानी कि 2000 ऑफसेट पे जो मेरा डेटा होगा वो कॉपी हो जाएगा AX में। तो 2000 ऑफसेट पे मैंने क्या दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है 1112। तो सिंगल स्टेप जब करेंगे तो देखो AX हो गया 1112, फिर और एक बार रन करें तो हॉट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये मेरा प्रोग्राम है।
ऐसा हम लोग बोलते हैं बेस इंडेक्स। बेस इंडेक्स नहीं, बेस एड्रेसिंग मोड। अच्छा, मैंने बोला था बीपी। जब मैं यहाँ पे बीपी का यूज करूँ, देखो बीपी 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 का यूज करके जब मैं रन करता हूँ, ठीक है, देखो ट्रिपल जब 0 दे दिया मैंने, यहाँ पे मैं सपोज दे दूँ 2, एंटर कर दूँ, और यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे मैं डेटा दे दूँ 1112, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया। ठीक है, अब हम इसे सिंगल स्टेप रन करके समझते हैं। मैंने पहला स्टेप जब रन किया तो मेरा एक्स सारा 0 हो जाएगा। सेकेंड रन पे मेरा डी एक्स 0 होगा, डी एक्स नहीं सिर्फ डी एस 0 होगा, डेटा सेगमेंट, देखो डेटा सेगमेंट 0 हो गया। थर्ड रन पे मेरा बीपी 2000 हो जाएगा। बीपी कहाँ पे, देखो यहाँ पे बीपी है, देखो यहाँ पे बीपी 420 है। अभी मेरा बीपी क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। देखो मेरा डी एक्स 2000 हो गया। नेक्स्ट लाइन पे मेरा एक्स में जो बीपी एड्रेस, मतलब जो 2000 एड्रेस पे है, उसका डाटा मेरा एक्स में कॉपी होना चाहिए कि नहीं। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। जब मैं इसको सिंगल स्टेप रन करूंगा, अभी देखना मेरा 2000 पे मैंने दिया हुआ था 1112, वो मेरा एक्स में कॉपी नहीं हुआ, एक्स में कॉपी नहीं हुआ। इसको अभी हॉल्ट कर लेते हैं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीपी जो बेस पॉइंटर है वो हम सिर्फ किस में यूज करते हैं, स्टैक सेगमेंट में यूज करते हैं, है कि नहीं। बीपी का यूज हम लोग डेटा सेगमेंट में नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, जो डीएस मैंने लिखा है इसे हम स्टैक सेगमेंट कर देते हैं, स्टैक सेगमेंट। अब हम बीपी का यूज कर सकते हैं। चलो इम्यूलेट करके चेक करते हैं। जब हम इसे एक मिनट, जब हम इसे इम्यूलेट करते हैं, इसे पहले सेट कर देते हैं 0000, ठीक है, इसे 2 सेट कर दिया। अब इसको जब मैं रन करूँ, यहाँ पे मैं सपोज डेटा देता हूँ 1112, डेटा मैंने दे दिया। ठीक है, एडिट हो गया डेटा। अब जब मैं इसे सिंगल स्टेप रन करूँ, देखो पहले x 00 हो गया, अभी एसएस मेरा 000 होगा। देखो अभी एसएस कहाँ पे है, एसएस खोजो, देखो यहाँ पे एसएस मेरा क्या है, 0100 है। अभी देखना एसएस सारा 0 हो जाएगा। देखो एसएस अभी 0, स्टैक सेगमेंट मेरा अभी 0 हो चुका है, यानी कि स्टैक सेगमेंट को मैंने बेस लिया हुआ है। अब मेरा बीपी सारा 2000 हो जाएगा। तो बीपी मेरा 2000 हो गया। ठीक है, हो गया। होने के बाद अभी बीपी एड्रेस पे जो मेरा डेटा है वो मेरा एक्स में कॉपी हो जाएगा। जब मैं सिंगल स्टेप रन करूँ, देखो अभी जाके मेरा ये कॉपी। तो समझ में आया तो कि हम लोग बीपी को क्यों लेते हैं स्टैक सेगमेंट में, क्योंकि हम लोग बीपी को ही ले सकते हैं स्टैक में, बीपी को हम लोग और किसी सेगमेंट में यूज कर ही नहीं सकते। समझ में आया तो इसे हमेशा दिमाग में सेट करके रख दीजिए कि कौन सा ऑफसेट को, कौन से ऑफसेट रजिस्टर को हम लोग कौन से सेगमेंट रजिस्टर में यूज करते हैं। इसे हमेशा दिमाग में रखना होगा। मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम याद रखिएगा। चलो, तो ये हो गया हमारा बेस्ड एड्रेसिंग मोड, इसे हम बोलते हैं बेस्ड एड्रेसिंग मोड। फिर नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम 2 रजिस्टर का यूज करते हैं। एक रजिस्टर होता है एसआई, एक रजिस्टर होता है डीआई। हम लोग इसे इंडेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसको सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, यहाँ पे आई आता है इंडेक्स, इसलिए इसे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड बुलाते हैं। कुछ नहीं है, बेस इंडेक्स, बेस एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सारा एक ही खेल है। बस डिफरेंस ये है कि रजिस्टर का डिफरेंस है। बेस एड्रेसिंग मोड में हम सिर्फ 2 रजिस्टर का यूज करते हैं ऑफसेट के लिए, बीएक्स और बीपी। इंडेक्स एड्रेसिंग यूज करते हैं ऑफसेट के लिए, एसआई और डीआई। और जो इनडायरेक्ट है उसमें हम लोग 3 का यूज करते हैं, बीएक्स, एसआई, डीआई। सारा सेम है, इम्प्लीमेंटेशन सारा का सेम है, बस डिफरेंस आता है कहाँ पे ना, कौन सा मोड है, किसमें कौन सा यूज करना है, बस। तो चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है डीएस, हम डीएस कर देते हैं, डीएस। अब हम बीपी की जगह पे हम लोग यूज करेंगे स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स मैंने डीआई में लिया हुआ था, डीएस में लिया हुआ था पहले, एक बार मैंने लेके दिखाया था इमीडिएट इनडायरेक्ट में। तो स्टैक इंडेक्स नहीं लेते, हम सपोज लेते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट में मैंने एसआई का यूज किया। मैंने क्या बोला था कि एक्स्ट्रा सेगमेंट में हम एसआई का यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग एक बार से हम चेक कर लेते हैं कि काम करता है क्या। ठीक है, तो चलो एक्स्ट्रा सेगमेंट में मैंने एसआई का यूज किया, ठीक है, ऑफसेट के लिए। तो इसे एक बार रन करके चेक करते हैं काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम जब इसे 0000 सेट करते हैं बेस एड्रेस को, मैंने बेस एड्रेस को 00 सेट किया हुआ है एक्स्ट्रा सेगमेंट का, तो मैंने सेट कर दिया। ऑफसेट मैंने 2000 दिया हुआ है एसआई में, तो मैंने 2000 दे दिया। चलो पहले जाके वहाँ पे एड्रेस एक बार सेट कर लेते हैं, फिर रन करेंगे।
ठीक है। सपोज कि मैंने एड्रेस पे डेटा सेट किया 1112, मैंने डेटा सेट कर दिया। अब इसे सिंगल स्टेप में रन करेंगे। पहला स्टेप में क्या, पहला स्टेप में एक्यूमुलेटर मेरा 00, ठीक है, चलो 00 हो गया। अभी एक्स्ट्रा सेगमेंट मेरा 00 होना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा सेगमेंट जो बेस है, देखो यहाँ पे 0100 है, अभी इसे 00 होना पड़ेगा। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे उसे 00 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे मेरा सोर्स इंडेक्स 2000 होना चाहिए। तो सोर्स इंडेक्स कहाँ पे, देखो सोर्स इंडेक्स को जो देखो यहाँ पे 00 है, लेकिन फिर भी और 00 हो जाएगा, 2000 सॉरी 2000 हो गया। अभी नेक्स्ट पे जो मेरा स्टैक इंडेक्स पे होगा उसका डेटा मुझे स्टैक इंडेक्स पे ऑफसेट पे जो मेरा डेटा होगा वो मेरा एक्स में स्टोर हो जाना चाहिए, हाँ कि ना। लेकिन जब मैं इसे सिंगल स्टेप रन करूं तो मेरा एक्स स्टोर हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टैक सोर्स इंडेक्स जो है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में यूज नहीं होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेगमेंट में कौन सा ऑफसेट यूज होता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट में डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज होता है। तो हम इसे डी जब कर दें, जब हम इसे डी कर दें, अब हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे 0000 हो गया, चलो अब इसे रन करते हैं 1121, चलो कि 21 दे दिया, इसका थोड़ा डेटा चेंज कर देते हैं। अब इसे सिंगल स्टेप रन करते हैं। पहले स्टेप में हो गया ES, नेक्स्ट स्टेप में 00 हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मेरा DI 200 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो 2000 पे जो मेरा ऑफसेट है क्या हो जाना चाहिए, उसका डेटा मेरा एक्स में स्टोर होना चाहिए। देखो सिंगल स्टेप रन किया, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट देना, हाँ तो दोस्तों एक्स्ट्रा सेगमेंट में पहली बात की DI काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कैसे, ठीक है। तो मैं उसे मेंशन कर दूंगा, उसके बाद सारे सर्च करके मेंशन कर दूंगा। फिलहाल तो उसे करना चाहिए, पता नहीं कैसे, नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो आप पहले डेटा सेगमेंट को देखें, एक्स्ट्रा सेगमेंट के बारे में आपको मेंशन कर दूंगा जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में मेंशन कर देता हूँ, एक्स्ट्रा सेगमेंट में DI यूज होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, बट यूज कैसे करते हैं उससे मैं बता दूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेगमेंट में DI यूज होता है। चलो फिक्स, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के बाद आता है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। क्या होता है ना, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। चलो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में इंडेक्स रजिस्टर का यूज करते थे, बेस एड्रेसिंग मोड में बेस रजिस्टर का यूज करते थे, इसमें दोनों का यूज करेंगे। इसमें हम लोग SI/DI का भी यूज करेंगे, BX एंड BP का भी यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम सारा का ही यूज करेंगे। तो चलो इसको एक बार हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। सपोज मैंने कि SI पे दिया 2000H, मैंने सपोज कि मूव BX पे दिया 500H सपोज दिया। अब मैं X पे क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ ना, SI प्लस BX, यहाँ पे मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ। तो अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। इम्यूलेट मैंने किया, मैंने यहाँ पे दिया 0000, ठीक है, यहाँ पे मैं दिया 2000। अब मैं 2000 लोकेशन पे जाके मैं डेटा सपोज की दे रहा हूँ 1112 डेटा मैंने दिया। अब मैं जब इसको सिंगल स्टेप रन करूँ, देखो कैसे काम कर रहा है। पहले स्टेप में एक सारा 0 हो गया, सेकेंड स्टेप में मेरा डेटा सेगमेंट 0 हो गया, थर्ड स्टेप पे SI मेरा 2000 हो गया, देखो SI मेरा 2000 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे मेरा BX 500 हो गया, BX कहाँ गया, अरे भाई BX 500 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे अब मुझे एक बात बताओ कि इफेक्टिव एड्रेस इस केस में क्या होगा। इफेक्टिव एड्रेस इस केस में कैसे कैलकुलेट होता है ना, सेगमेंट रजिस्टर का डेटा एड्रेस इंटू 10H प्लस SI प्लस BX, यानी कि इंडेक्स रजिस्टर का ऑफसेट प्लस बेस रजिस्टर का ऑफसेट, यानी कि इस केस में मेरा जो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा, इस केस में मेरा इफेक्टिव एड्रेस बता रहा हूँ ना। सपोज कि मेरा डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस दिया हुआ है 0000H, ठीक है। मेरा BX दिया हुआ है 500H, SI मेरा दिया हुआ है 2000H। तो मेरा अभी जो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा डेटा सेगमेंट इंटू 10H प्लस SI प्लस BX। डेटा सेगमेंट इंटू 10H यानी कि ये 0 इंटू 10H कितना हो जाएगा 0,
प्लस एस आई कितना है 2000h 2000 प्लस बी एक्स कितना है 500, यानी कि मेरा जो लोकेशन हो जाएगा वो 2500h हो जाएगा इनिशियल लोकेशन। अगर मेरा लोकेशन 5 डिजिट से नोटिफाई किया था, इस डिनोट किया था, तो इसलिए मैं इसे 2025500 से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस लोकेशन पे मेरा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो अब की बार हम लोग जो डेटा देंगे वो हम 2000 पे नहीं देंगे, 2500 पे देंगे, एस आई प्लस बी एक्स। ठीक है, चलो इससे मैं अगर करूँ 0000 और इससे मैं करूँ, अरे भाई अरे ऐसे क्या हो रहा है, हाँ चलो 2500। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सपोज की डेटा देता हूँ 1112। ठीक है, डेटा दे दिया। अब मैं इससे रन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, आप सिंगल स्टेप में रन कर लीजिए क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, वीडियो लेंथ भी ज़्यादा हो रहा है। मैंने डायरेक्ट रन कर दिया तो देखो मेरा एक्स पे 11127। ठीक है, हो गया। चलो ये था मेरा बेस इंडेक्स। अभी लास्ट एड्रेसिंग मोड बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव बेस इंडेक्स में कुछ नहीं है, रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम बेस इंडेक्स का भी यूज़ करते हैं, बेस रजिस्टर का भी यूज़ करते हैं, इंडेक्स रजिस्टर का भी यूज़ करते हैं और कुछ नंबर्स का भी यूज़ करते हैं, मतलब कि ऑफसेट को सेट करने के लिए। कैसे ना, इसमें हम क्या करते हैं ना, मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स पे जो एक मिनट, इंडेक्स रजिस्टर पे जो ऑफसेट है प्लस बेस रजिस्टर पे जो ऑफसेट है प्लस न्यूमेरिक ऑफसेट 02, ये मेरा हो जाएगा इफेक्टिव ऑफसेट। जब हम अब एड्रेस की बात करें, सपोज मैंने डेटा सेगमेंट में मैंने दिया हुआ है 0000h, मैंने बोला हुआ है कि ये मेरा इनिशियल बेस एड्रेस है, डेटा सेगमेंट में सेव है। और मैं बोलता हूँ कि एस आई को मैंने दिया हुआ है 2000h और मैंने बोला कि बी एक्स में मैंने दिया हुआ है 500h ऑफसेट। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि जो एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस होगा वो कितना होगा। इस केस में इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 0000h इंटू 10h, डेटा सेगमेंट का एड्रेस इंटू 10h प्लस एस आई प्लस बी एक्स प्लस 02h पी आर होगा। तो इस केस में मेरा हो जाएगा 2000 प्लस 500 प्लस 02, यानी कि 2502 पे, सॉरी 2502 पे 02502 पे मेरा भी डेटा स्टोर होगा। ठीक है, चलो तो इससे हम एक बार रन करते हैं। यहाँ पे बस हमें क्या करना है ना, प्लस 02h देना है। ठीक है, इम्यूलेट कर दें, तो इम्यूलेट कर जब करेंगे तो इस केस में ये हो जाएगा 0000 2 5 2500 दे रहे हैं। देखो यहाँ पे 2502 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, डेटा स्टोर करूँगा 1112 स्टोर किया मैंने। ठीक है, इसको जब हम रन करेंगे, देखो मेरा एक डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव हम लोग बाकियों में भी यूज करते हैं, जब हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग सिर्फ एस आई का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब हम लोग अब ये कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया, ये हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सॉरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है कि नहीं। और जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में अगर हम लोग 0 एस आई प्लस 02h दे दें तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिव इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग बेस एड्रेसिंग मोड की बात करें तो बेस एड्रेसिंग मोड में जब हम लोग सपोज कि मैंने बी एक्स दे दिया, बी एक्स प्लस 02h, बेस का क्या था, बेस में हम लोग बेस रजिस्टर का यूज करते हैं। अब हम लोग इसको बोलेंगे रिलेटिव बेस एड्रेसिंग। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, बस इसके नोट लिखें और इसे कंपेयर करें कि कौन सा किसके लिए यूज होता है, बस हो गया। इतना ही कोडिंग का था, कोडिंग में कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं कुछ ऑपरेटर्स के ऊपर। आज का वीडियो का लेंथ भले ही थोड़ा बड़ा हो लेकिन वर्थ इट रहेगा, बता रहा हूँ। इसमें 6 मार्क गारंटी आएगा, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं कुछ ऑपरेटर्स के ऊपर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पहला है ऐड ऑपरेटर। ऐड ऑपरेटर कैसे काम करता है ना, जब हम लोग लिखते हैं एडिशन,
ऐड कॉमा एक्स कॉमा बी एक्स। इस केस में क्या होता है ना, एक्स में हम लोग एक्स और बी एक्स का एडिशन स्टोर करते हैं। सपोज मैंने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड लिखा, सपोज मैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में लिखा, मैं लिखता हूँ कि मूव एक्स कॉमा 1 2 3 4 एच, और फिर मैं लिखता हूँ मूव बी एक्स कॉमा 2 3 4 5 एच। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना, अभी ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, तो इसमें मैंने डायरेक्ट डेटा दे दिया है, मैंने डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है। जब मैं करूँ ऐड ए एक्स कॉमा बी एक्स, तब क्या होगा ना, एक्स में क्या स्टोर होगा ना, इन दोनों का एडिशन स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर होगा ना, 3 5 7 9, ये मेरा एक्स स्टोर, जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, मैं एक इम्प्लीमेंट करूँगा, आप बाकी सब इम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है, चलो तो हम इसे इम्प्लीमेंट कर लें। मैं मिनट से ही कर लेता हूँ, आप लोग बाकी सब मोड से आप लोग ट्राई कर लें। ठीक है, 2 3 4 एच मूव बी एक्स कॉमा 3 2 4 5 एच। ठीक है, बाकी मैं करता हूँ ए डी डी एक्स कॉमा बी एक्स। ठीक है, अब जब मैं इसे इम्यूलेट करूँ, मैं डिलीट रन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सिंगल स्टेप रन करता हूँ, पहले सबसे बात डेटा सेकंड मैंने जियो किया। नेक्स्ट जब ये रन होगा, देखो एक्स में मैंने 1 2 3 4 स्टोर किया, फिर मैंने बी एक्स में 3 2 4 5 स्टोर किया। अब जब मैं ए डी डी एक्स कॉमा बी एक्स को रन करूंगा, तो ऐड होके ये दोनों ऐड होके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। मेरा ये दोनों ऐड होके कितना होगा, 4 4 4 7 9 होगा। जब मैं इसको अब की बार रन करूँ, देखो 4 4 7 9 मेरा एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ठीक है, अब ये हॉट समझ में है। तो इस तरीके से एडिशन होता है। अब नेक्स्ट मैं ऑपरेटर जल्दी जल्दी कराऊंगा, कैसे करते हैं मैंने बोल दिया, इसलिए मैं अभी नेक्स्ट जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर, जो कि मेरा है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। एक मिनट के नाम से एक मिनट, हाँ मेरा अभी नेक्स्ट ऑपरेटर हो रहा है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन जब मैं करूँ एक्स कॉमा बी एक्स, सब्ट्रैक्शन एक्स कॉमा बी, अभी क्या होगा ना, एक्स में जो भी डेटा होगा, इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन का है। अब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ऐसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बी एक्स हम लोग सिर्फ एक रजिस्टर का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, सपोज कि मेरा एक्स में डेटा स्टोर है 1 2 3 4 एच, मेरा बी एक्स में डेटा स्टोर है 3 बी में सपोज की स्टोर है 3, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, कम लेते हैं। सपोज कि एक्स में स्टोर है 0 2 एच और बी एक्स में मेरा स्टोर है 0 2 एच। ठीक है, जब हम लोग मल बी एक्स करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि जो एक्स में स्टोर है इनटू ये रजिस्टर का वैल्यू, इनटू ये रजिस्टर का वैल्यू। ठीक है, जब हम लोग कर देंगे बस इनटू होके फिर एक्स में स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा एक्स में जाके क्या स्टोर होगा ना, एक्स का वैल्यू इनटू बी एक्स का वैल्यू। ठीक है, ये स्टोर हो जाएगा। इसे हम लोग एक बार रन भी करके देख लेते हैं। सपोज अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सपोज में देता हूँ 0 2 एच और मैं बी एच में दे दूँ 0 2 एच। ठीक है, मैं जब मल्टीप्लिकेशन करूँ, मल्टीप्लिकेशन बी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होने क्या, अब इसे हम लोग इम्यूलेट करते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप रन करता हूँ, देखो पहले एक्स चेंज हुआ, देन बी एक्स चेंज हुआ, देन अगेन देखो एक्स पूरा चेंज हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर होल्ड हो गया। ठीक है, ये चीज़ मेरा मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, उसी तरीके से होता है डिवीजन। चलो डिवीजन देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ होता है ऑपरेटर हमारा INC, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। INC हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर से बोलते हैं। जब हम लोग INC SI करते हैं, तो मेरा मतलब होता है कि जो SI का वैल्यू है वो INC हो जाता है। सपोज मैं इसे कोड में ही दिखा देता हूँ। तो मैं सपोज कि यहाँ पे क्या करूँ ना, मैं मल्टीप्लाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि INC AX हो जाए, यानी कि AX का वैल्यू मेरा इंक्रीमेंट हो जाए। इंक्रीमेंट यानी कि इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होगा AX इक्वल्स टू AX प्लस 1 इंक्रीमेंट। ठीक है, जब मैं इसको रन करूँ, इस तरीके से हम लोग इसको कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट बोलते हैं। इमीडिएट जब इसको मैं करूँ, सिंगल स्टेप रन कर रहा हूँ, देखो पहले स्टेप में 2 स्टेप में, पहले 2 स्टेप में मेरा डेटा सेगमेंट सेट हो गया, बेस सेट हो गया।
अभी नेक्स्ट स्टेप में मेरा x का वैल्यू 0 2 होगा, देखो x का 0 2 हो गया, देन bx का 0 2 हो गया, देन मल्टीप्लिकेशन bx, यानी कि जो एक्यूमुलेटर में 0 2 है इनटू bx का जो वैल्यू है, एक्यूमुलेटर में क्या है इनिशियल 2 है और bx का 2 है, इनटू होके 4 हो जाएगा, 4 होके मेरा ax में स्टोर हो गया, 4 स्टोर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट INCX रन होगा, INCX मतलब कि जो x का वैल्यू इंक्रीमेंट, देखो इंक्रीमेंट होके 5 हो गया, अब ये हॉट हो गया। तो इस तरीके से मेरा वैल्यू रन होता है। चलो नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से डिक्रीमेंट होता है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जब मैं डिक्रीमेंट एक्स करूँ, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर इनिशियली मेरा 4 हो और मैं अगर कर दूँ DEC तो मेरा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। आप इसे यूज करते हैं, 9 छोटी छोटी चीजें आप इसे ट्राई करें, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीजन का। डिवीजन की अभी जब बात करेंगे तो डिवीजन का हम लोग कैसे यूज करते हैं ना, सेम उसी तरीके से DIV BX। सपोज कि AX में मेरा स्टोर है 4, मैं BX को कर रहा हूँ कि BX मैं स्टोर कर रहा हूँ 2, तो जब मैं DIV BX करता हूँ, यानी कि इसका मतलब होता है कि 4/2, यानी कि जो X में है, X में क्या है 4/2, समझा गया। अब मैं अगर 5/2 करूँ तो मेरा 5/2 क्या होगा, 2 क्वेश्चन होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग सेव होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे भी करके देख लें, ठीक है, इसे कि अगर मैं इसे कर देता हूँ, पहले एक बात मुझे बता, जब 2/2 हो तो क्या होगा, डिवीजन करने के बाद, DIV करने के बाद 1 होना चाहिए, ठीक है। इसे रन करते हैं, इम्यूलेट मैंने किया, सिंगल स्टेप रन, 2 स्टेप में मेरा डेटा स्टोर कर, नेक्स्ट स्टेप में एक सेट हो गया, नेक्स्ट स्टेप में एक सेट हो गया, फिर से नेक्स्ट स्टेप में देखो मेरा एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, एक्स 1 हो गया, क्यों हुआ ना, 2/2 होता है 1, तो ये एक्स हो गया मेरा 1। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप में हॉट हो गया, सपोज कि मैं यहाँ पे 5 दे दूँ, मैं यहाँ पे 2 के जगह मैं यहाँ पे दे दूँ 3, अब मैं इसे इम्यूलेट करता हूँ, मैं सिंगल स्टेप रन किया, एक्स DS सेट हो गया, देन एक्स से मेरा 3 सेट हो गया, BX से मेरा 2 सेट हो गया। अब जब मैं डिवीजन करूँ तो देखो एक्स में मेरा 1 सेट हुआ, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड किया जाए तो क्वेश्चन क्या आता है 1 आता है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा DX भी 1 सेट हो गया। ये 1 क्यों सेट हुआ, क्योंकि मेरा DX में रिमाइंडर सेट होता है, इसको हमेशा याद रखें, DX मेरा रिमाइंडर सेट करता है, एक्स क्या सेट करता है ना, एक्स क्वेश्चन सेव करता है, DX मेरा रिमाइंडर सेव करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर देख सकते हो। चलो ये हो गया, चलो फिर और नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, आप ऑपरेटर्स को नोट करते रहिए, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। नेक्स्ट ऑपरेटर है कंपेयर, CMP। ये क्या होता है, जब हम लोग लिखते हैं CMP AX, BX, सपोज कि AX में मैंने वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4, BX में मैंने वैल्यू दिया हुआ है 1 2 1, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, दो वैल्यू दिया हुआ है। जब मैं करूँ कंपेयर AX, BX, इस केस में क्या होगा ना, हमारा जो फ्लैग होते हैं वो अपडेट होंगे। कैसे, मेरा 3 फ्लैग होते हैं, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग। जब मेरा दोनों सेम हो जाएंगे तब मेरा जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, ये दोनों जीरो रहेंगे, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन होगा, सपोज कि AX BX, AX सपोज कि मेरा क्या है ना, AX मेरा BX से बड़ा है, तो इसको सपोज मैं लूँ 3 2 4 5H, इसको सपोज कि मैं लूँ 1 2 3 4, AX मेरा क्या है BX से बड़ा है, इस केस में मेरा तीनों जीरो सेट है। ये एक केस हो गया, केस 1, केस 2, अगेन केस 3। केस 3 में सपोज कि मेरा AX छोटा है 1 2 3 4 और BX मेरा बड़ा है, BX ये सब हेक्साडेसिमल है, ये सब हेक्साडेसिमल के लोग H में, ये सपोज कि 3 4 4 3 2 4 5 H, अभी BX बड़ा हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, कैरी फ्लैग 1 सेट हो जाएगा, जीरो फ्लैग 0 सेट रहेगा और साइन फ्लैग 1 सेट। ये कंडीशंस को आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आ सकता है। तो इसे हम एक बार रन करके देख लेते हैं। सपोज कि मैं AX और BX को सेम लेता हूँ, ठीक है। सपोज कि मैं AX को ले रहा हूँ 1 2 3 4 H, मैं BX को ले रहा हूँ इस तरीके से 1 2 3 4 H, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, कंपेयर करता हूँ CMP AX, BX, ठीक है। अब मैं इसे इम्यूलेट करता हूँ,
मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब अभी डायरेक्ट रन कर दिया, डायरेक्ट रन करने के बाद आप लोग फ्लैग कैसे चेक कर सकते हो ना, देखो यहाँ पे फ्लैग है, फ्लैग यहाँ पे लिखा हुआ होगा राइट में, नीचे वाले में पूरा राइट कॉर्नर पे फ्लैग लिखा हुआ, फ्लैग्स को ऑन करें। तो अब चेक करें, जो जीरो फ्लैग है, जीरो फ्लैग देखो वन सेट हो गया, कैरी फ्लैग मेरा जीरो है और साइन फ्लैग मेरा जीरो। क्यों जीरो है और जीरो फ्लैग क्यों वन है, क्योंकि मेरा दोनों इक्वल है। सपोज मैं ऐसा लिया होता, सपोज मैं एक्स को बड़ा ले लूँ, एक्स इसको मैं कर देता हूँ 2, ठीक है, 2 कर दिया। अब मैं इसे इम्यूलेट करता हूँ, मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैंने डायरेक्ट रन किया, ठीक है, डायरेक्ट रन किया, अब मैं फ्लैग चेक करता हूँ। फ्लैग में देखो तीनों जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन बी एक्स, हो गया। चलो अब हम लोग चेक करते हैं बी एक्स को बड़ा करके। सपोज कि मैं बी एक्स को लेता हूँ, स्टार्टिंग वाला नंबर को मैं 3 कर दूँगा, अभी बी एक्स बड़ा हो गया। अभी इम्यूलेट करते हैं। इम्यूलेट में जब मैंने रन किया, रन करने के बाद मैं फ्लैग को चेक कर रहा हूँ, देखो कैरी फ्लैग हो गया 1, साइन फ्लैग हो गया 1, यानी कि और जीरो फ्लैग है 0। ये इंडिकेट करता है कि मेरा बी एक्स बड़ा है एक्स। समझ में आ गया क्या बड़ा है, इस साइड का जो ऑपरेंड है वो इस वाले ऑपरेंड से बड़ा है, ठीक है। कंपेयर समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर्स के। अभी आता है एंड ऑपरेटर। एंड एंड क्या करता है ना, सपोज आपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन में आपने पढ़ा होगा कि 2 एंड 3 कितना होता है, 2 एंड 3, 2 का बाइनरी होता है 0 1, 3 का बाइनरी होता है 1 1। इसका जब हम लोग एंड निकालें तो क्या आ जाएगा 1 0, क्योंकि 0 एंड 1 कितना होता है 0, 1 एंड 1 होता है 1। ये होता है एंड ऑपरेटर। और क्या काम करता है, और का उसी तरीके से 1 0 0 1 अगर करें तो 1 और 0 कितना होता है 1, 0 और 1 कितना होता है 1। ये सब डिजिटल लॉजिक का काम है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा रहा। अगर मैं एक्सॉर की बात करूँ तो 1 0 1 1, तो सेम बिट पे क्या होता है 0 हो जाता है एक्सॉर में, और डिफरेंट बिट पे 1 हो जाता है। एक्सॉर गया, एक्सॉर के बाद फिर क्या आता है नॉट। नॉट में क्या होता है, अगर सपोज कि मेरा 0 1 है, इसका नॉट कर दे तो ये हो जाएगा 1 0, ठीक है कि नहीं। इसे एक बार हम लोग रन करके चेक कर लेंगे। मैं सिर्फ एंड का करूंगा, बाकी सब आप खुद करना, ठीक है। सपोज कि मैं मूव एक्स कमा एक्स में मैं लिख देता हूँ 0 2 एच, ठीक है, और मूव बी एक्स में मैं कर रहा हूँ 0 3 एच। तो एंड एक्स कमा बी एक्स करने पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इसे चेक कर लेते हैं, रन कर दिया। अभी देखो एक्स में क्या स्टोर हो गया 2, आंसर सेव हो गया कि नहीं। चलो चलो अभी आप लोग बाकी सब ट्राई करना है, और लॉजिक ट्राई करना, और लॉजिक भी इस तरीके से यूज होगा, एक्सॉर नॉट भी इस तरीके से। अभी नेक्स्ट चलते हैं कुछ और लॉजिक के ऊपर, ठीक है। मुझे 2 मिनट देना। एस एच एल या फिर एस ए एल, एस एच एल एस ए एल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इससे हम लोग बोलते हैं शिफ्ट लॉजिक, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट लॉजिक, शिफ्ट शिफ्ट लॉजिकल या फिर शिफ्ट लेफ्ट बोलते हैं, या फिर शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट, शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट, अरिथमेटिक लेफ्ट। ये क्या करता है ना, ये लेफ्ट शिफ्ट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है ना, सपोज मेरे पास नंबर है 0 0 0 1 0 2 है। अगर मैं इसको एस एच एल, सपोज कि ये ए एक्स में स्टोर है, ए एक्स में सपोज मेरा स्टोर है 1 स्टोर है, एच में 1 का बाइनरी 1 नहीं 2 स्टोर है, सपोज 2 स्टोर है। 2 का बाइनरी क्या होता है 0 0 0 0 अप टू 1 0, ये मेरा 2 होता है। जब हम लोग एस एच एल ए एक्स कमा 0 1 एच कर दें, 0 1 एच, ये जो 1 एच है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कितना टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना, कितना टाइम्स। अगर एक से लेफ्ट शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, सपोज कि मेरा 0 0 1 0 है 2 का बाइनरी, तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0, एक मिनट, ये 0 उड़ जाएगा, और यहाँ पे एक 0, ये 0 कट आउट हो जाएगा, ये तीनों घुस जाएंगे और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो अब ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये 4 फॉर्म हो गया एक बार लेफ्ट शिफ्ट करने पे।
दो बार लेफ्ट शिफ्ट करने के क्या हो जाएगा ना, 0 1 0 0 था, अभी ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक 0, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये चीज़ बोलता है कि हमें कितना टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो 0, अब मुझे एक बात बताओ कि एक्स का मैं 0 1 जब करें तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि हमें एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो इसे एक बार हम लोग चेक करते हैं। आप लोग SAL भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, या फिर आप SAL भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, मुझे एक मिनट, हाँ इसे बार हम लोग चेक कर लेते हैं। AX मेरा 02H है, हम लोग SHL AX 01H, ठीक है, इसे एमुलेट करते हैं। तो ये कितना आना, AX मेरा कितना सेट होना चाहिए, 4 सेट होना चाहिए। देखो AX मेरा 4 सेट हो गया, समझ में आया। अब अगर मैं यहाँ पे 02H कर दूँ, यानी कि 2 बार मेरा लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो 2 बार लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब क्या है, अभी क्या सेट होगा, 8 शिफ्ट होना चाहिए। देखो 8 हो गया, सेट 8 हो गया, समझ में आया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर, जो कि है मेरा SAR, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। शिफ्ट अरिथमेटिक राइट, SAR, बोरिंग मत होना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसे अगर मिस कर दोगे तो फिर क्या, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट अरिथमेटिक अरिथमेटिक राइट। आपके जो लैब में जो क्वेश्चन कराए गए हैं उससे आप जरूर से ट्राई करेंगे, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको सारे टॉपिक वो सब कवर किए जो कि आपके लैब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप जरूर से लैब के सारे क्वेश्चन करके जाएं। मैं सारा क्वेश्चन नहीं करा सकता क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है। अब अगर मैं उसे कराऊंगा तो फिर वीडियो का लेंथ इतना बड़ा हो जाएगा जितना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका खाली जो टॉपिक्स हैं लैब के रिलेटेड, मैं उस सारे को कवर कर रहा हूँ ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, ताकि आप लैब के क्वेश्चंस को समझ पाओ, उसे कर पाओ। SAR का मतलब क्या होता है ना, सपोज मेरा अगर मैं लिखूँ SAR AX 01H, और सपोज कि मेरा AX है, मैंने AX में दिया हुआ है मूव, AX में मैंने दिया हुआ है 04H, AX मेरा क्या है 4 है, तो 4 का मैंने क्या होता है 0100। अब अगर मैं इसे एक टाइम राइट शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। राइट शिफ्ट पढ़े होगे ना भाई, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट अपने DL में पढ़ा होगा, DL में भी पढ़ा होगा, अपने जावा में भी पढ़ा होगा, होता है कि नहीं, एक एक बिट घुस जाता है राइट में। चलो तो ये राइट शिफ्ट हो गया। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करें तो इसे एक इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। जो SHL है मैं इसकी जगह पे SAL लिख देता हूँ, सॉरी SAL नहीं SAR लिख देता हूँ, और मैं AX को एक काम करता हूँ 4 लिख देता हूँ, इसको मैं 1 टाइम कर देता हूँ, एक बार। मेरा आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। चलो इसको देखो मेरा आंसर 2 आया। अब अगर मैं 2 बार अगर राइट शिफ्ट करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 बिट घुस जाएगा, यानी कि आंसर 1 आना चाहिए। आप 2 बार राइट शिफ्ट करके देख लें, आंसर 1 आएगा। आप सब कुछ खुद से ट्राई करें तब यहाँ पे देखें, आपके भलाई के लिए 0 1 आ गया, ठीक है, SAR हो गया। चलो अब नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर चलते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक देना बस। जो जो लैब के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो ऑपरेटर में, वो सारे को कवर करते रहूँ, ठीक है। लैब बनाओ, लैब के लिए जो एक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ROR, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेट राइट विदाउट कैरी। और एक है ROL, इसका मतलब क्या होता है, रोटेट लेफ्ट, एक मिनट, रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी। इसका मतलब क्या होता है ना, रोटेट राइट विदाउट कैरी का मतलब होता है कि जब हम लोग इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सपोज मैं बताता हूँ इसे। एक मिनट देना, हाँ तो अभी देखते हैं। तो रोटेट राइट विदाउट कैरी का मतलब होता है, सपोज मेरा बीट्स है 1011 अगर मैं रोटेट राइट विदाउट कैरी लगा दूँ, सपोज कि मैं ROR ये AX में शोर है, AX 01 लगा दूँ 01H, तो यानी कि ये एक बार रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा ना, ROR राइट का मतलब हाथ से राइट घुमा,
क्या होता है, क्लॉक वाइज घूमता है कि राइट 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 क्लॉक वाइज, तो अब ये क्लॉक वाइज घूमेगा। कैसे ना, ये वन को इधर ले आओ, ये वन को इधर घुमा दो, ये जीरो को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये वन पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर आएगा नेक्स्ट वन, फिर ये जीरो नेक्स्ट हो जाएगा, फिर वन इधर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ना, वन के बाद फिर एक और वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो। देखो ये एक तरीके से रोटेट हो गया, राइट राइट रोटेट बोलते हैं ना, राइट, ये रोटेट हो गया। अगर मैं इसको 0 2h दिया होता है कि 2 बार रोटेट करने के लिए, तो ये कितने बार रोटेट होता है, 2 बार रोटेट होता है। ठीक है, 2 बार रोटेट कैसे होता है ना, अब इसे रोटेट करो, एक और बार ये रोटेट होगा, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ये जीरो आ जाएगा स्टार्टिंग में, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म हो जाएगा 0 1 1 0 1 1 0, ये फॉर्म हो गया। यानी कि पहले इनिशियली ये जो डिजिट था ये क्या था, इनिशियली ये था 1 0 1 1, किसको बोलते हैं हम लोग, 1 0 1 1 किसको बोलते हैं भाई, ठीक से याद करो, ये 8, ये 3, 11, यानी कि 11 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बी से, बी, और ये कैसे होता है 4 + 1 कितना था 5, बी 5, इनिशियली ये था बी 5, फिर ये क्या बना, एक रोटेट करने के बाद ये बन जाता है 12, ये बन जाएगा हमारा डी, ये हो जाता है हमारा 8 10 यानी कि 8। अभी उसका फिर एक रोटेट के बाद ये हो जाएगा डी 8, फिर नेक्स्ट रोटेट के बाद, सेकेंड रोटेट के बाद ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रोटेट के बाद ये हो जाएगा 4 + 2 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 13 यानी कि डी, यानी कि नेक्स्ट रोटेट के बाद हो जाएगा 6D। फिर अगर मैं रोटेट करूँ, अगर मैं फिर से रोटेट करूँ, फिर से अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये बन जाता है, ये हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 1 0। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब बी, और ये हो जाएगा 6, बी 6, ठीक है। अब फिर इसे मैं नेक्स्ट रोटेट करता हूँ, ये मैंने पहली बार रोटेट किया, ये सेकेंड टाइम रोटेट किया, ये थर्ड टाइम रोटेट किया, जब मैं फोर्थ टाइम रोटेट करूँ तो फोर्थ टाइम रोटेट करने के बाद क्या बन जाएगा 0 1 0 1, और इधर जाएगा 1 0 1 1। अब ये मेरा क्या बन गया, ये हो जाएगा मेरा 5, और ये हो जाएगा मेरा बी। तो एक चीज़ तुम लोग ध्यान से देखो कि जो पहले था B5, उसे 4 बार रोटेट करने के बाद हमारा 5B हो जा रहा है। तो एक तरीके से ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है लैब 2 का, उसमें भी काम आएगा कि हमें जब डिजिट को अदला बदली करना होगा, जैसे B5 है, B5 को 5B करना होगा, तो उसे 4 बार रोटेट करने के, तो वो 5B होगा, यानी कि डिजिट चेंज हो जाएगा। अगर 3 4 हो, 3 4 का अगर आप 4 बार रोटेट कर तो आपका 4 3 बन जाता है। तो इसे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो सपोज कि मैं इसे एक्स में मैं देता हूँ 4 3H, ठीक है, और मैं इसमें देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ ROR AX 04H। अब ये क्या बन जाएगा ना, मेरा 3 4 बन जाएगा। इसको मैं इमिडिएट करता हूँ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया शायद मैं, अच्छा एक मिनट, भाई कुछ तो किया मैंने, एक मिनट मुझे तो बस, क्या गड़बड़ किया मुझे तो 2000H, इसको मैं जाके इनडायरेक्ट मेजर करता हूँ 0000 2000। अच्छा हाँ, मुझे एल लेना होगा एक्चुअली, क्योंकि अगर वैसे रोटेट करना है ये पूरे डिजिट को रोटेट करना है, लोअर यानी कि मुझे लोअर 8 बिट को लेना, तो लोअर 8 बिट यानी कि 2 डिजिट ना, तो 2 डिजिट लेना तो मुझे लोअर लेना होगा। ये एक्चुअली मैंने ये गलत कर दिया था, अब ये सही काम करेगा, ठीक है, अभी सही काम करेगा। इस समय मैं 43H, अब ये सही से काम करेगा। देखो 3 4 3 4 गया। एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता था कि पूरे एक्स को ले जा रहा था, यानी कि पूरे एक्स में यानी कि 0 0 3 4 को पूरा नंबर को ले जा रहा था, तो जीरो खुद में ही 4 जीरो और नेक्स्ट जीरो उसमें खुद में 4 जीरो, तो उस पूरे सीक्वेंस को वो एडिट कर रहा था, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ 2 डिजिट लेना है तो 2 डिजिट के लिए आप ROR AL यूज करें, AL का मतलब कि लोअर 8 बिट, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं ROL के ऊपर, रोटेट लेफ्ट।
रोटेट लेफ्ट भी आर ओ आर की तरह सेम है, बस लेफ्ट रोटेट करना होता है, रोटेट लेफ्ट। सपोज कि मेरा 34 है, 34 यानी कि 3 क्या है, 3 है मेरा, सपोज कि 0011 इसका बाइनरी, 4 का बाइनरी होता है 0100 ठीक है। आर ओ एल का मतलब कि रोटेट लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट यानी कि ये जीरो मेरा चल जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, 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 ये यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा ना, 0110 1000 इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर आप 4 बार रोटेट लेफ्ट करोगे तो आपका डिजिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्या आपके सिलेबस में बस अभी मिड सेम के लिए बस इतने ही जो मैंने आपको बताया, जितने भी आपको मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशंस बताया, जो भी मैंने आपको डेटा टाइप्स बताया, जो भी मैंने आपको बताया, सब इतने ही है, इतने ही आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और हाँ, लैब की कोशिश जरूर से जरूर करके जाना, इफेक्टिव एड्रेस जरूर से जरूर आपको आना चाहिए, उसमें से गारंटी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बस इतना करके जाना, आपका 8086 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खच्चा खच मार्क रखना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। हो सकता है तो मिड सेम के बाद में डालूंगा, मिड सेम तक कभी कोई भी लेक्चर नहीं आया, मैं कोआ कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं और नहीं डाल पाऊंगा। मिड सेम के बाद मैं ट्राई करूंगा कि एंड सेम के पहले तक आपका जितना भी कोर्स है मैं सब डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन मिड सेम के बाद अब वो डालूंगा, और मिड सेम के बाद आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट चाहते हैं वो भी मुझे बता देना, मैं वो भी डाल दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय बाय।